Hello, friends. We are going to continue our first chapter, The Living World. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेक्सोनॉमिक एड्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो उस केस में हमें उनकी ग्रुपिंग करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप्स में प्लेस कर सकें। तो जो चीज़ें हमें इस ग्रुपिंग में हेल्प कर रही हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमिक एड्स बोल देते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं इनमें हर्बेरियम आ जाते हैं। जो हर्बेरियम है दे आर फिजिकल प्लेसेस। फिजिकल प्लेसेस का मतलब वी कैन विजिट देयर। अभी हर्बेरियम है क्या? इस केस में दीज आर स्टोर हाउसेस। These are storehouse of specimens which are dried and preserved. Herbarium sheets. And they are used for reference. मान के चलो एक इंसान जो पटियाले में बैठा है, अब जब वो पटियाला में बैठ के बॉटनी पढ़ रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के करेक्टर्स को जानना चाहता है। तो जो उन प्लांट्स के करेक्टर्स को जानना चाहता है तो उस केस में वो विजिट कर सकता है हर्बेरियम। जो हर्बेरियम है, इस वर्ड में देखो एक वर्ड आया हर्ब, दूसरा वर्ड है एरियम। जो हर्ब है इसका मतलब है प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन और एरियम आर्टिफिशियल प्लेस। तो यहां पे क्या किया जाएगा, जो अपने एंडोजीनस प्लांट्स हैं और जो एक्सोटिक प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की जो करेक्टर्स हैं उन्हें स्टडी करने के लिए हर्बेरियम एस्टेब्लिश किया जाता है। ये कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड साइज की हर्बेरियम शीट लेंगे। स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट इन इंडिया। ये ड्राइंग शीट जैसी है। जो ये ड्राइंग शीट जैसी शीट है, इस शीट की एक पर्टिकुलर डायमेंशंस यूज की जाती हैं। 42 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक हर्बेरियम शीट ली जो ड्राइंग शीट जैसी है। अब ये हर्बेरियम शीट की हमने देखा इंडिया में एक पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं 42 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। अब जो ये हर्बेरियम शीट है इस पे क्या करेंगे, हम जो अपना प्लांट स्पेसिमेन है उसे माउंट करेंगे। ये मान के चलो
एक मैंगो ट्री है जो एक गार्डन में ग्रो हो रहा है, तो उस केस में हम इस मैंगो ट्री की एक ऐसी ब्रांच लेंगे जो इस पर्टिकुलर प्लांट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसपे हमें लीफ की पर्टिकुलर शेप नजर आ रही है, जो लीव्स हैं उनका अरेंजमेंट नजर आ रहा है। अगर इस प्लांट पे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं तो फ्लावर्स परफेक्टली नजर आ रहे हैं, अगर फ्रूट लगे हुए हैं तो वो फ्रूट भी नजर आ रहे हैं। मतलब हमने हर्बेरियम शीट बनाने के लिए इस प्लांट की वो वाली ब्रांच लेनी है जो ब्रांच इस प्लांट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। अब हम इस ब्रांच को बेसिकली स्टिच करेंगे इस पर्टिकुलर हर्बेरियम शीट पे। उसका एक प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस दैट। तो उस केस में जो राइट हैंड साइड है इस शीट की, राइट हैंड साइड पे हम एक लेबल लगा देंगे। जो ये लेबल है राइट हैंड साइड पे, ये यूजली 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की स्पेस है। तो जब हम इस प्लांट को माउंट करेंगे तो हमने एक बात का ध्यान रखना है। अगर तो ये प्लांट हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट जैसे ग्रासेस होते हैं, तो ग्रासेस जैसे प्लांट्स को तो हमने उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों प्रेजेंट करने हैं। अगर जैसे मैंगो ट्री है, अब मैंगो ट्री की जो आप ब्रांच ले रहे हो, उस ब्रांच वो वाली ब्रांच लेनी है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है इस प्लांट को। तो उस केस में इस ब्रांच को हम लेके कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद इस पर्टिकुलर ब्रांच को, जो ये शीट है, इस शीट पे हम माउंट कर देंगे। तो आप नोटिस करोगे अगर ये ब्रांच का साइज बड़ा है तो इस केस में इसे बेंड करना पड़ेगा। तो हम इसे डब्ल्यू की फॉर्म में या एन की फॉर्म में बेंड कर देंगे ताकि ये ब्रांच इस शीट पे पूरी आ जाए। तो अब ये जो ये हर्बेरियम शीट बन गई है, तो ऐसी ही हर्बेरियम शीट्स और बनाई जाती हैं और इन हर्बेरियम शीट्स को एक पर्टिकुलर स्टोर हाउस में, अलमीराज में क्लासिफिकेशन के रूल्स फॉलो करके रख दिया जाता है, ताकि बेसिकली जब हम एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस केस में उस उस हर्बेरियम शीट से हमें उस पर्टिकुलर प्लांट की इंफॉर्मेशन मिल सके। तभी हमने बोला ये रेफरेंस पर्पस के लिए यूज की जाती है। मान के चलो एक प्लांट है, मेपल प्लांट। अब जो मेपल प्लांट है वो कनाडा में ग्रो होता है। अब ये कनाडा में ग्रो होने वाले प्लांट के आप करेक्टर्स पढ़ना चाहते हो, तो अब बेसिकली या तो आप कनाडा जाओगे या बेसिकली क्या कर सकते हो, आप किसी हर्बेरियम में जाओगे। उस हर्बेरियम में उस पर्टिकुलर मेपल प्लांट की एक ऐसी ब्रांच जो बेसिकली उस प्लांट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, स्टडी कर लोगे। आपको बेसिकली उसके लीफ की मॉर्फोलॉजी क्लियर हो जाएगी, उसकी स्टेम कैसी है, शूट कैसी है, ये क्लियर हो जाएगा, लीव्स कैसे राइज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में। इवन आपको ये भी पता लग जाएगा उस प्लांट की फैमिली कौन सी है, उस प्लांट को किस बंदे ने कलेक्ट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस हर्बेरियम शीट से मिलेगी। और ये जितनी भी हर्बेरियम शीट्स हैं ये क्लासिफिकेशन के रूल्स यूज करके प्लेस की जा रही हैं हर्बेरियम में, जो क्या है एक स्टोर हाउस है स्पेसिमेंस का, प्लांट स्पेसिमेंस का। तो अब बेसिकली जो ये हर्बेरियम है, हमें इन्हें ड्राई गार्डन भी बोल देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ड्राई गार्डन्स। अब हर्बेरियम शीट बनाई कैसे जाती है? प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरियम शीट।
इस प्रोसीजर में सबसे पहला काम है कलेक्शन। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब भी हमने हर्बेरियम शीट बनानी है। तो आप नोटिस करोगे जो हर्बेरिया है, छोटे छोटे हर्बेरिया एसोसिएटेड होते हैं हमारे स्कूल्स के साथ, हमारे कॉलेजेस के साथ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वहाँ पे हर्बेरियम शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे एक बॉटनी का स्टूडेंट है, उसके सिलेबस में हर्बेरियम शीट बनाना है, जो प्रैक्टिकल उसके सिलेबस में है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में विजिट करेंगे। जैसे मान के चलो हम पटियाला में बैठे हैं, हमने हर्बेरियम शीट बनानी है। तो हर्बेरियम शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो कोई भी इंडिजिनस प्लेस है जो पटियाला के नियर बाय है, हम वहां पे विजिट करेंगे। जैसे मान के चलो हम डियर पार्क चले गए। जब डियर पार्क हम गए तो वहां पे भी काफी सारे फ्लोरा ग्रो हो रहे हैं, काफी सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो उस केस में हम सबसे पहले कलेक्शन करेंगे प्लांट स्पेसिमेंट्स की। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 114 मीटर लंबे हैं, जैसे यूकलिप्टस हो गया, सफेदा। तो उन बड़े बड़े प्लांट से बेसिकली जो बेस्ट ब्रांचेस उन प्लांट्स को डिपिक्ट कर रही हैं उन्हें तोड़ना है। अब पेड़ पे तो चढ़ोगे नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, जब आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करने जा रहे हो तो अपने साथ लॉन्ग बड़ी बड़ी रोड्स लेके जाओगे और उन रोड्स के साथ सिक्कल लगी होगी, ताकि आप नीचे खड़े होके ही एक पर्टिकुलर ब्रांच को इजीली काट सको। आप अपने साथ कुछ डिगर लेके जाओगे, जो डिगर्स हैं, जैसे रूट सिस्टम है उसे जमीन से निकालना है, कोई ट्यूबर है उसे जमीन से निकालना है, तो खुरपी चाहिए इसके लिए आपको। और उसके बाद जो स्पेसिमेंस आपने इकट्ठे किए हैं, इन स्पेसिमेंस ये श्रिंक ना कर जाएं। इनका अगर मान के चलो मॉइस्चर है वो उड़ गया, तो उस केस में भी ये क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे। हमने काफी बार नोटिस किया है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ड्राई लीव्स मिलते हैं, वो ड्राई लीव्स हैं जो श्रिंक कर जाते हैं। बट इस केस में हमने क्या करना है, जो स्पेसिमेंस हमने पर्टिकुलर प्लांट से लिए हैं उन स्पेसिमेंस को हम एक बक्से में डाल देंगे, उसे हम वेस्कुलम बोलते हैं। वो वेस्कुलम है जो वो मेंटेन करवाता है, रिटेन रखता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेंस जो आपने प्लांट से कलेक्ट किए हैं। अब जब आपने प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए, अब आप क्या करोगे, जो ये प्लांट स्पेसिमेंस हैं इन्हें आप फॉर्मेलिन में डिप कर सकते हो। आप कुछ सेकेंड्स के लिए इसे फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डिप करोगे। फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डिप करने के बाद इमीडिएटली जो प्लांट है वो डाई कर जाएगा, जो उसकी ब्रांच है वो इमीडिएटली डेड हो जाएगी। तो उस केस में कुछ सेकेंड्स उसे फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डिप करने के बाद अब आप बेसिकली क्या करोगे, जो आपका स्पेसिमेन है इन्हें कुछ न्यूज़पेपर्स में या ब्लोटिंग पेपर्स में ऐसे प्लेस करोगे। जब आप इन्हें ब्लोटिंग पेपर्स में या न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में प्लेस करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है भी जो इसके लीव्स हैं वो कर्ल ना करें। बेसिकली लीव्स की जो स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, अगर इस पे फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक फ्लावर ऐसे बेंड नहीं करना, आपको आपको फ्लावर ऐसे खोल के रखना है इस पे, ताकि फ्लोरल करेक्टर्स भी आपको प्रोमिनेंटली नजर आए। और उसके बाद लीव्स का जो अरेंजमेंट है, अगर इस पे फ्रूट लगे हुए हैं, फ्रूट कैसे लगे हुए हैं, इस प्लांट की पूरी मॉर्फोलॉजी बेस्ट डिपिक्ट होनी चाहिए। उस बेस पे आप क्या करोगे, इसे हर्बेरियम शीट सॉरी ब्लोटिंग पेपर्स में प्लेस कर दोगे। अब ब्लोटिंग पेपर्स में प्लेस करने के बाद अब आप क्या करोगे, एक ड्राई प्रेस होती है। ड्राई प्रेस क्या है, कुछ बोर्ड्स हैं जिन्हें कसा जा सकता है। अब इन ब्लोटिंग पेपर्स को आप बेसिकली उस जो प्रेस है उसमें रखोगे और इसे ऐसे प्रेस कर दोगे, तो इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
जब मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा तो उस केस में जो ये प्लांट है ये ड्राई हो जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। सबसे पहले हम कहाँ पे गए, मोतीबाग। मोतीबाग सेंचुरी में हमने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर इंडिजिनस प्लांट्स हैं जो उनकी बेस्ट ब्रांचेस ली, उसके बाद उन बेस्ट ब्रांचेस को हमने क्या कर लिया, ड्राई कर लिया। अब बेसिकली ड्राई करने के बाद अब आप इनकी क्या करोगे, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए हो सकता है ये ड्राई प्लांट स्पेसिमेन है जो, तो इसमें थोड़ा बहुत किसी रीजन से दोबारा मॉइस्चर आ गया जब इन्हें आप स्टोर कर रहे हो, तो बेसिकली फंजाई इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फंगस से बचाने के लिए आप इसे 0.1 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में डिप कर दोगे। जब 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन है जो, वो आप इस पे स्प्रे करोगे तो इट एक्ट एज फंगीसाइड। दिस मर्क्यूरी क्लोराइड विल एक्ट एज फंगीसाइड। ये फंगल ग्रोथ नहीं होने देगा आपके प्लांट स्पेसिमेन पे। तो उसके बाद जो ये पॉइजन्ड आपका प्लांट स्पेसिमेन है, आप इसे हर्बेरियम शीट पे प्लेस करोगे। मान के चलो ये हर्बेरियम शीट है, आपने बेसिकली इसे क्या किया, हर्बेरियम शीट पे सेंटर के पास प्लेस कर दिया। अब आपने जब इसे प्लेस करना है तो अगर ये ब्रांच बड़ी है तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करोगे, ये डब्ल्यू या एन की फॉर्म में बेंड कर दोगे आप। बेंड करने के बाद अब आप इसकी स्टिचिंग करोगे। तो स्टिचिंग करने के लिए आप जो थ्रेड एंड नीडल, सुई धागे से इसे यहां से पर्टिकुलर रीजन से सी दोगे ताकि ये प्लांट हिले ना अपनी पोजीशन पे, जहां पे आपने रखा है वहीं पे रहे। इसे बोलते हैं स्टिचिंग। तो उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे आपने 12/8 सेंटीमीटर का बॉक्स रखा है, अब इस शीट पे जो ये बॉक्स लिखा है इस पे आप इसकी लेबलिंग कर दोगे। जो लेबलिंग है उसमें आप दो कॉमन नेम ऑफ प्लांट, जो आपने प्लांट स्पेसिमेन लिया है उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्लांट का क्या नाम है। तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्लांट का इंग्लिश नाम भी चलता हो, तो कॉमन नेम ऑफ प्लांट और एंड आप इसका इंग्लिश नेम भी लिख लोगे। सेकंड नंबर पे आप इसका साइंटिफिक नेम लिखोगे। थर्ड नंबर पे आप इसकी, अगर आपको पता है फैमिली कौन सी है इस प्लांट की, यहाँ पे जो लेबल है ये, यहाँ पे इसकी कॉमन नेम और इसका इंग्लिश नेम, इसका साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली। प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहाँ से इस प्लांट को कलेक्ट किया है। जैसे हम मोतीबाग सेंचुरी से हमने इसे प्लांट को कलेक्ट किया है तो वो होगी प्लेस ऑफ कलेक्शन। फिर आगे डेट ऑफ कलेक्शन, कौन सी डेट को आपने कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है उसका नाम। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हैं, आप इस 12/8 के लेवल पे लिख दोगे तो ये बन गया आपकी हर्बेरियम शीट। अब इस हर्बेरियम शीट को आप क्या करोगे, इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मतलब ये कौन से प्लांट्स के नजदीक है, कौन से प्लांट से ये दूर है, उस हिसाब से इसे प्लेस कर दोगे स्टोर हाउस में, जिसे हम हर्बेरियम बोलते हैं। ये है जी अपना हर्बेरियम। अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेसिकली आपको अगर किसी प्लांट की नॉलेज चाहिए, किसी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में आप हर्बेरिया में एंटर करोगे तो बेसिकली उस पर्टिकुलर प्लांट की हर्बेरियम शीट आपको मिल जाएगी और आप
उस हर्बेरियम शीट से उस प्लांट के कैरेक्टर्स नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका मतलब जो हर्बेरिया है ये बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है ताकि हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज टेक्सोनोमिक एड नोन एज हर्बेरिया। अब इसे लोग ज़्यादातर ड्राई गार्डन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं उन लिविंग प्लांट्स को नहीं स्टोर कर रहे, यहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं या उनके पार्ट्स को डेड फॉर्म में प्रिजर्व कर रहे हैं। लो जी, अब बेसिकली जैसे एग्जामिनर है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है भी जब आप हर्बेरियम शीट बना रहे हो तो आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। तो आप बोल सकते हो सबसे पहले तो कलेक्ट करोगे, फिर सुखाओगे, फिर पॉइजनिंग करोगे। जब पॉइजनिंग कर रहे हो तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्यों यूज कर रहे हो, ताकि फंगस उस प्लांट को डिस्ट्रॉय ना कर सके। उसके अलावा आप इस पे जब ये हर्बेरियम शीट्स बन गई तो इन स्टोर हाउस में आप नेपथलीन बॉल्स भी रख सकते हो, जो वो वाइट कलर की बॉल्स होती है ना, हम कपड़ों में रखते हैं वुलन क्लोथ्स में, ताकि उन्हें छोटे छोटे इंसेक्ट्स खराब ना करें। आप नेपथलीन बॉल भी रख सकते हो। आप इस पे डीडीटी का स्प्रे भी कर सकते हो ताकि कुछ और पेस्टिसाइड्स हैं जो आपकी शीट को खराब ना करें। और उसके बाद आप शीट पे इसे प्लेस करोगे, वो माउंटिंग होगी, उसके बाद आप इसे सीधोगे, वो स्टिचिंग होगी, उसके बाद आप इसकी लेबलिंग कर दोगे। तो ये सीक्वेंस है CDP MSL। लो जी, हर्बेरियम के बाद जो सेकंड टेक्सोनोमिक एड हम डिस्कस कर सकते हैं ये अपना बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं ना हमारे घरों के आसपास गार्डन्स होते हैं, इवन कुछ लोगों ने अपने घरों में भी गार्डन रखे होते हैं। जो अपने घरों के आसपास गार्डन्स होते हैं ग्रो, हम उनमें भी प्लांट्स ही कर रहे हैं। बट जब हम उनमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन का ध्यान नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कौन सा प्लांट दूसरे कौन से प्लांट से ज़्यादा मैच कर रहा है और किस प्लांट से कम मैच कर रहा है। हम बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स के साथ लगा देते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम एंजियोस्पर्म्स के साथ भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी अपहैजर्डली हम प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं उनकी एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सुंदर कैसे लगेंगे। बट जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं हम इनमें एस्थेटिक्स का ध्यान तो रखते ही लगते हैं। एस्थेटिक्स के साथ साथ हम इस चीज का ध्यान रखते हैं जो प्लांट्स की ग्रुपिंग की जा रही है वो करेक्टर्स के बेसिस पे, कौन से प्लांट्स हैं जिनके करेक्टर दूसरे किन प्लांट से मैच कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम बोटेनिकल गार्डन्स को एस्टेब्लिश करते हैं। जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं ये मैन मेड एंड मैन मेंटेन्ड हैं। हम इन्हें बना रहे हैं, हम इन्हें मेंटेन कर रहे हैं। और जो ये बोटेनिकल गार्डन्स हैं ये जो लाइव प्लांट्स हैं
उनके करेक्टर्स को समझने के लिए, वो लाइव प्लांट्स का कैसा हैबिटेट है, उन्हें ग्रो करने के लिए कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, इसमें हमारी हेल्प करते हैं। जो इंडिया में बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, तो इन बोटेनिकल गार्डन्स को बनाने के लिए जो क्लासिफिकेशन के रूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं बेंथाम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बेंथाम एंड हुकर सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसमें जो प्लांट्स के करेक्टर्स हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उन्हें अरेंज किया जाता है, ग्रो किया जाता है बोटेनिकल गार्डन्स में। बट इसमें एवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें ये नहीं देखा जाता कौन से प्लांट का कौन सा एंसेस्टर है। ये बेंथाम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी डीमेरिट है। नंबर ऑफ करेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द ग्रुपिंग ऑफ plants, but ancestry is not taken into consideration. This is the drawback of Bentham and Hooker system of classification. तो बेसिकली गार्डन तो समझ आ गया आपको। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उन्हें हम गार्डन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बोटेनिकल गार्डन्स। इसका मतलब बोटेनिकल गार्डन्स जो बनाए जाएंगे वो क्लासिफिकेशन के जो रूल रेगुलेशंस हैं इन्हें फॉलो करके बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी टेक्सोनमिस्ट है या कोई भी बॉटनिस्ट है जो पर्टिकुलर प्लांट्स के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन अटेन करना चाहता है, वो यहाँ वहाँ पे जाके अटेन कर सके। जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं। तो इन बोटेनिकल गार्डन्स को बनाने का मेन रीज़न क्या है, ताकि हम बेसिकली जो उस एनवायरनमेंट में प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, उन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम स्टडी कर सकें। कई बोटेनिकल गार्डन्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे मेन बोटेनिकल गार्डन मॉस्को रशिया में है। ये जो मेन बोटेनिकल गार्डन है ये बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। अब इस बोटेनिकल गार्डन में आप देखोगे बहुत सारे इंडिजिनस उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाले और एक्सोटिक प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। अब बेसिकली एक्सोटिक प्लांट है जो उस पर्टिकुलर एरिया में अडेप्ट नहीं हुआ, अब उन्हें ग्रो करने के लिए इन्होंने ग्रीन हाउसेज भी बनाए हुए हैं। ग्रीन हाउसेज में हम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया में वेल अडेप्टेड प्लांट्स नहीं हैं, तो उन प्लांट्स को भी वहां पे ग्रो किया जा सकता है। ये हो गया बोटेनिकल गार्डन। अब बेसिकली भाई कोई लाइव प्लांट्स को स्टडी करना चाहता है तो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन द बेस्ट प्लेसेस। अब जैसे अपने पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी आपको बोटेनिकल गार्डन्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली वो खराब ना हो जाएं, मतलब आम इंसान फूल तोड़ना शुरू कर देता है, नुकसान करना शुरू कर देता है गार्डन्स का, तो इसलिए बेसिकली वो विजिटर्स को एंटर नहीं करने देते बोटेनिकल गार्डन में, लेकिन आप बाहर से इन्हें देख सकते हो। तो जी बोटेनिकल गार्डन्स भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंसान है, मैंने उसे कहा भी जो अकेसिया का प्लांट है वो बेसिकली एक
ऐसा प्लांट है जो अपने एरिड एरियाज में, हमारे ड्राई एरियाज में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अब बेसिकली अगर किसी ने अकेसिया का प्लांट नहीं देखा हुआ, बबूल का प्लांट नहीं देखा हुआ, तो अगर वो बोटेनिकल गार्डन में जाएगा तो बोटेनिकल गार्डन में उस प्लांट को वो लाइव कंडीशन में प्रॉपरली स्टडी कर सकता है। तो इसका मतलब बोटेनिकल गार्डन है जो ये भी क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ गए म्यूजियम्स। और एक बात और समझो, जो हर्बेरी हैं वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के साथ। जैसे मान के चलो पंजाबी यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन में आप गए, तो उस बोटेनिकल गार्डन के साथ उन्होंने एक हर्बेरिया भी एस्टेब्लिश किया हुआ है। मतलब हर्बेरिया आर मोस्टली एसोसिएटेड विद बोटेनिकल गार्डन्स। थर्ड नंबर पे आ गया अपना म्यूजियम्स। म्यूजियम वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, अलग अलग तरह के म्यूजियम्स होते हैं। अगर आप लेह लद्दाख पे जाओगे वहाँ पे आपको वॉर म्यूजियम्स नजर आएंगे। तो अदरवाइज हम यहाँ पे जिन म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं ये बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमने जो डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए या फॉसिल्स हो गए ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें प्रिजर्व किया हुआ है। उन्हें इस ऐसे प्रिजर्व किया हुआ है ताकि वो जल्दी जल्दी खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें एक 10,000 साल पुराना या 1 लाख साल पुराना एक वुड का पीस मिला। जो ये वुडन पीस है, अब बेसिकली इट इज लायबल टू डिग्रेडेशन, इट इज लायबल टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये खराब हो सकता है, तो बेसिकली ये खराब ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे, इन्हें कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देंगे ताकि इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो उस केस में जो म्यूजियम्स हैं, इनमें जो प्लांट्स रखे जा रहे हैं, इनमें जो एनिमल्स रखे जा रहे हैं या इनमें जो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स रखे जा रहे हैं, उन्हें प्रिजर्वेशन के मेथड्स यूज करके प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि इन्हें बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। ये भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो डायनासोर्स हैं, हमने मूवी देखी जुरासिक पार्क। जो जुरासिक पार्क मूवी है उसमें उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किए डायनासोर्स। जो डायनासोर्स को रिकंस्ट्रक्ट किया वो किस बिहाफ पे किया, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। अब इनके जो फॉसिल्स हैं डायनासोर्स के, ये अलग अलग म्यूजियम्स में प्रेजेंट हैं। अब बेसिकली इन फॉसिल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो उस ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी अडेप्टेशंस के बारे में हमें काफ़ी कुछ समझ आता है। तो सिमिलर वे में जो म्यूजियम्स हैं ये हमारे स्कूल्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल में या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब बॉटनी के डिपार्टमेंट्स, जोलॉजी के डिपार्टमेंट्स, उनके साथ छोटे छोटे म्यूजियम्स नजर आएंगे। उन म्यूजियम्स में जैसे एम्ब्रियोज हो गए अलग अलग एनिमल्स के, या अलग अलग एनिमल्स को जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास जार्स हैं, ये सील्ड हैं, इनमें बेसिकली प्रिजर्व किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये 1 मंथ ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो है। तो बेसिकली इसे क्या किया गया, एक फॉर्मेलिन ग्लिसरॉल का एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा विच इज आइसोटोनिक टू द सेल्स ऑफ दिस एम्ब्रियो। तो उस केस में ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा फॉर्मेलिन। तो बेसिकली ये जो एम्ब्रियो है उसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उस केस में इन्हें भी प्रिजर्व कर लिया जाता है। जैसे और कोई पर्टिकुलर प्लांट्स हैं, वो बहुत डेलिकेट प्लांट्स हैं या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, तो उन डेलिकेट प्लांट्स को आप हर्बेरियम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली उन्हें भी क्या किया जाता है, जो ये सिलेंड्रिकल जार्स हैं उनमें उस प्लांट को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस मिल सके, उन पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में हमें पता लग सके। जैसे कुछ पर्टिकुलर ब्रायोफाइट्स हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो इन ब्रायोफाइट्स को भी हम म्यूजियम्स वगैरह में ही प्रिजर्व
कर देते हैं, क्योंकि इनकी भी जो हर्बेरियम शीट्स हैं ये बनाना टफ जॉब है। तो थोड़ा सा म्यूजियम समझ आ गया। म्यूजियम क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को और उनके फॉसिल्स को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, और इन्हें यूज किया जाता है फॉर रेफरेंस वर्क, ताकि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। भी आज से 6 करोड़ साल पहले जो डायनासोर्स पाए जाते थे, बेसिकली उनके क्या करेक्टर्स हैं, उसे समझना चाहता है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? म्यूजियम्स में। और वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं। इनके छोटी मोटी एग्जांपल्स मैंने अपनी बुकलेट में दी हुई हैं। हमें जितना दिया हुआ है बुकलेट में एग्जांपल्स, वी हैव टू लर्न दैट। अब म्यूजियम्स के बाद अगले नंबर पे हमने देखा जू। जू और जूलॉजिकल पार्क्स समझते हो, है ना? जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम विजिट करते हैं नियर बाय एरियाज में जो जू या जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनमें। अब जू और जूलॉजिकल पार्क में थोड़ा सा फर्क है। देखो, ये टेक्सोनॉमिक एड तो है ही है, ये क्लासिफिकेशन में तो हमारी हेल्प कर ही रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं हम देखेंगे, बट पहले जू और जूलॉजिकल पार्क में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। जब हम छोटे छोटे कैप्टिविटी में या छोटे छोटे पिंजरों में जो एनिमल्स हैं इन्हें रख देते हैं, तो वो बेसिकली बन जाता है जू। जैसे मान के चलो हम किसी जू में जाएंगे तो आपको नजर आएगा छोटे छोटे कमरे हैं, उनके आगे जाली लगी हुई है, और उन कमरों में हमने बेसिकली अलग अलग तरह के एनिमल्स को रखा हुआ है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो वो तो हो गया जू। और जो जूलॉजिकल पार्क है, इट इज रिलेटिवली न्यूअर कंसेप्ट। अब जो जू है इन्हें कोशिश की जा रही है ट्रांसफॉर्म करने की जूलॉजिकल पार्क्स में। अब जूलॉजिकल पार्क्स भी मैन मेड एंड मैन मेंटेन्ड है, बट हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो एनिमल्स हैं उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की। देखो, कोशिश कर रहे हैं। एक लॉयन है जो जंगल में रहता है, 84 किलोमीटर की उसकी टेरिटरी है, तो इसका मतलब 84 किलोमीटर में वो खुला घूम रहा है। तो बेसिकली अगर आप कोई जूलॉजिकल पार्क बना रहे हो तो वहां पे इतने बड़े एरियाज लॉयंस को देने बहुत टफ हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे उसे 10 12 20 किलोमीटर का एरिया दे दोगे। तो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो 100% नेचुरल एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो जू और जूलॉजिकल पार्क्स हैं ये मैन मेड एंड मैन मेंटेन्ड है, ये भी बोटेनिकल गार्डन्स की तरह। दे आर मैन मेड एंड मैन मेंटेन्ड। अब बेसिकली यहाँ पे जो एनिमल्स को रखा जा रहा है, तो एनिमल्स को क्लासिफिकेशंस के रूल्स फॉलो करके रखा जा रहा है। जैसे हमारे सबसे पास छतबीड़ जू है। आजकल वैसे इसे जूलॉजिकल पार्क बोलना शुरू कर दिया है इन्होंने, बट ये हाइब्रिड्स है। कुछ पार्ट तो इसका अभी भी जू है, और कुछ पार्ट इन्होंने कोशिश की है जूलॉजिकल पार्क में ट्रांसफॉर्म करने की। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये बेसिकली एक यू जैसा ट्रैक है। इस ट्रैक में जब आप एंटर करोगे तो एक पर्टिकुलर रास्ता है जहां पे एंट्री है, और दूसरा रास्ता है वो एग्जिट है। अब बेसिकली आपको पता है यहाँ पे आप अपने पर्सनल व्हीकल्स भी लेके जा सकते हो। कुछ लोग हैं जिन्हें क्लासिफिकेशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, ये एग्जिट वाले पार्ट से गाड़ी एंटर कर लेते हैं, और जो एंट्री वाला पार्ट है उससे बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन होना उल्टा चाहिए, एंटर करना चाहिए एंट्री से और बाहर निकलना चाहिए एग्जिट से। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, जब आप यहां से एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मान के चलो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे जैसे एक्वेरियम्स वगैरह हो गए जिनमें फिशेस रखी हुई हैं। अब फिशेस के बाद जो अगले ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रखे हुए हैं वो एम्फीबियंस रखे हुए हैं। यहाँ पे फिश रख दी, यहाँ पे एम्फीबियंस रख दिए, उसके बाद यहाँ पे
रेप्टाइल्स रख दिए, रेप्टाइल्स के बाद यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स रख दिए, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब देखिए ध्यान से, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म फिश, उनसे बने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बने बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल से बने बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन फॉलो की जा रही है ना। और अब फिश में भी कौन सी फिशेस प्रिमिटिव हैं, कौन सी फिशेस एडवांस हैं, कौन से एम्फीबियंस प्रिमिटिव हैं, कौन से एम्फीबियंस एडवांस हैं, इस तरीके से। अगर ह्यूमंस को भी हम जूलॉजिकल पार्क्स में रखते तो ये मैमल्स में यहाँ पे रखते, मतलब एग्जिट के बिल्कुल पास रखते हैं इन्हें, वैसे रहे तो ये एग्जिट के पास ही रहा है। तो ये हो गया जू और जूलॉजिकल पार्क। अगर आप जानना चाहते हो इन ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट्स क्या हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर क्या हैं, वो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें अटेन हो सकती है जू और जूलॉजिकल पार्क से। तो इसका मतलब ये भी फिजिकल प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और ये भी यूज किए जाते हैं एज टेक्सोनोमिक एड, जब हम ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और दूसरे नंबर पे उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं हमारे जू और जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखिए, बोटेनिकल गार्डन्स भी फिजिकल प्लेस होगी, हर्बेरिया भी फिजिकल प्लेस होगी, जूलॉजिकल पार्क्स हैं जो, ये भी फिजिकल प्लेस होगी, अपने म्यूजियम भी फिजिकल प्लेस होगी। फिजिकल प्लेस का मतलब जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। इसके बाद हम नोटिस करते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड इज अ की, फिफ्थ टैक्सोनॉमिक एड इज अ की। इसे हम टैक्सोनॉमिक की भी बोल सकते हैं, की का मतलब तो चाबी होता है, तो ये भी एक चाबी की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक की। जो ये की है, इट इज एनालिटिकल, एनालिटिकल इन नेचर। मतलब ये कोई ऐसी फिजिकल प्लेस नहीं है जहां पे आप विजिट करोगे। जो ये की है, एक बुकलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दिस की एग्जिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट। तो ये बुकलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली जो की है, ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन है, या उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बुकलेट का। इसे हम बोल देते हैं कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर। इनकी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स are generally given as couplet, and each statement couplet is known as lead. हमने देखा जो की है किताब की तरह है। जो ये बुकलेट है, इसमें जनरली
करेक्टर्स ये होते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, और ये जो कंट्रास्टिंग करेक्टर का पेयर है इसे हम कपलेट बोल देते हैं, और इसकी जो हर एक स्टेटमेंट है इसे हम लीड बोल देते हैं। और जो लीड है ये हमें गाइड करता है अपने ऑर्गेनिजम्स के को रिकॉग्नाइज करने में और आइडेंटिफाई करने में। एक छोटी सी हाइपोथेटिकल की बनाते हैं आपको की समझाने के लिए। अदरवाइज अदर अगर हम रियल कीज देखेंगे, रियल का मतलब जो बुकलेट की फॉर्म में देखेंगे, तो उस बुकलेट में आपको नजर आएगा थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स दिए हुए हैं, और जो ये करेक्टर्स दिए हुए हैं वो अलग अलग लेवल पे दिए हुए हैं। हमने पढ़ा ना, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, KPC, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ये जो किंगडम है, फाइलम, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग की होगी। मान के चलो किंगडम लेवल की एक अलग की होगी, फाइलम और डिवीजन लेवल की एक अलग की होगी, क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग की होगी, ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग की होगी, फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए, जीनस को, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कीज हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी और टेक्सोन के लिए एक पर्टिकुलर की है हमारे पास। अब हम किंगडम लेवल की एक की देखते हैं, एग्जांपल। किंगडम लेवल, अब हमने देखा जो की है ये एनालिटिकल है और इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये होते हैं जनरली। जैसे हमने माना इसमें फर्स्ट कैरेक्टर हमने माना organism, organism which we have to identify, organism organism is unicellular, is organism unicellular, और साथ में कॉन्ट्रास्टिंग टर्म होगी organism is multicellular। तो हमने नोटिस किया ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की दो स्टेटमेंट्स होगी, क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 लिखा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, दिस बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज कपलेट। और कपलेट की हर एक स्टेटमेंट, जैसे ये ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, ये कपलेट की एक स्टेटमेंट है, इसे लीड बोल देंगे। अब इस लीड के सामने दूसरे कैरेक्टर्स लिखते हैं पहले, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। सेकंड, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। थर्ड कैरेक्टर, नॉन मोटाइल। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, 100,000 ऑफ कैरेक्टर्स आर रिटन इन दिस लिस्ट। और जो हमने ये लिस्ट बनाई इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। एक बार हम बोल रहे हैं भी जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, कैरेक्टर एब्सेंट है, प्रेजेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है या कैरेक्टर एब्सेंट है। देखो ये दो स्टेटमेंट्स होगी। जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, दिस कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर नोन एज कपलेट। कपलेट।
और कपलेट की हर एक स्टेटमेंट, जैसे ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, ये होगी लीड। अब बेसिकली ये लीड के सामने एक ब्रैकेट दिया होगा जो हमें गाइड करेगा हमें किधर जाना है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, तो इसके सामने दिया हुआ है गो टू, यहां पे ऐसे लिख लो, गो टू स्टेटमेंट नंबर 2। अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, जो आपने नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है, अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो हमें जो ये लीड है ये गाइड कर रही है भी स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाओ, जिसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट। और जैसे यहां पे लिखा है ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, इफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, जो आपने नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है वो मल्टीसेलुलर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब वो बोल रही है आपको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट पे आ जाओगे, थर्ड स्टेटमेंट पे। तो ऐसे ये हेल्प करेगी हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनरा, किंगडम एंड मैंने अभी बोला ना 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज केपीसी ऑफ गस। हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी या टेक्सोन की एक अलग की होगी, और जो हमने ये हाइपोथेटिकल की बनाई है ये हमने बनाई है किंगडम लेवल पे। अब हमें पता है जो किंगडम मोनरा है इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई में मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रोफ, प्लांटी में मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोफ, एनिमिलिया में लो ये करेक्टर्स हो गए इनके। तो आपने एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया, जो आपने बैक्टीरिया डिस्कवर किया, अब उस बैक्टीरिया के कुछ करेक्टर्स हैं। सबसे पहले उसका करेक्टर है वो यूनिसेलुलर है, दूसरे नंबर पे वो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट, अर्ली न्यूक्लियस, प्रो मींस अर्ली, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। एक्चुअल में इसका मतलब है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, तो इसका मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। और किंगडम प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फंजाई में ये मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप हो गए, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिज्म इज आल्सो टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिज्म, इसलिए हम किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रोपिज्म में सेप्रोट्रोपिक डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होने वाला करेक्टर भी आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो पैरासाइट्स हैं वो वाला करेक्टर भी ये कवर कर लेंगे। उसके बाद प्लांटी, ये भी मल्टीसेलुलर, अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रोप्स। एनिमिलिया मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप्स, इंजस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोस्टली मोटाइल। जरूरी नहीं है एनिमल है वो मोटाइल होगा, स्पॉन्ज भी एनिमल है लेकिन जो अडल्ट स्पॉन्जेस हैं दे आर नॉट मोटाइल, बट मान के चलो मोस्टली वर्ड डाल दिया तो मोटाइल, ताकि हम की को समझ सकें। अब ये की है,
जिसमें किंगडम लेवल के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ताकि हम इन ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर सकें। तो हम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो हमने डिस्कवर किए हैं तो इन्हें प्लेस करना है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, यस। अब हमारा मोनरा भी यूनिसेलुलर है, हमारा प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। तो हमने पढ़ा गो टू स्टेटमेंट नंबर 2। हमें स्टेटमेंट 1 ने लीड ने गाइड कर दिया, उसके सामने जो ब्रैकेट लगा हुआ है भी यहाँ पे चले जाओ। अगर आपके ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे एंटर कर जाओ, तो हम कर गए। तो फिर उसने पूछा न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो हमने कहा ठीक है, मोनरा में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज प्रोटिस्टा। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमने देखा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, गो टू स्टेटमेंट 2, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं जी। हमारा बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट उसमें यूनिसेलुलर तो है वो, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो हम सेकंड उस पे आए स्टेटमेंट में, न्यूक्लियस एब्सेंट, यस। मतलब यूनिसेलुलर है और न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो ये हो गया मोनरा। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं जी, 2 ही यूनिसेलुलर थे, वो हमने निकाल दिए, अब तो मल्टीसेलुलर ही बचे हैं। तो अब ये इस पे आ जाओ, ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर, यस ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। तो ये गाइड कर रहा है, अभी ब्रैकेट गाइड कर रहा है हमें भी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा थर्ड स्टेटमेंट में आ जाओ। हम थर्ड स्टेटमेंट में आ गए। थर्ड स्टेटमेंट में जब हम आए, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, क्या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो आपका, क्या वो ऑटोट्रोपिक है? तो हमने कहा यस, वो ऑटोट्रोपिक है, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोपिक, तो कहते हैं वो प्लांट होगा। तो ये करेक्टर्स हैं जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, और उनके सामने जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हमें गाइड कर रहे हैं अगले करेक्टर्स तक पहुंचने के लिए, और अगले करेक्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। इसे की बोलते हैं। अब ये कोई फिजिकल प्लेस थोड़ी है जहां पे आप जाके इसे देख लोगे, तो ये तो एक बुकलेट की फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स दिए हुए हैं, और ब्रैकेट आपको गाइड कर रहा है आपको फर्दर किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस केस में हमने नोटिस किया जो ऑर्गेनिज्म है इट इज मल्टीसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, और उसके बाद वो हेट्रोट्रोपिक भी है। ये देखो मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोप है ना। अब बेसिकली इस पे लिखा हुआ है अगर वो हेट्रोट्रोपिक है देन गो टू पॉइंट नंबर 4। अब अगर हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रोपिक है, तो हेट्रोट्रोपिक के बाद यहाँ पे ब्रैकेट हमें गाइड कर रहा है भी 4 नंबर पे चले जाओ, स्टेट नंबर 4 पे। स्टेटमेंट नंबर 4 पे आए, उन्होंने कहा क्या मोटाइल है, मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोपिक तो है ही है, क्या मोटाइल है? हमने कहा यस मोटाइल है, तो उन्होंने कहा ये एनिमल है। तो अब जो मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रोपिक है और नॉन मोटाइल है, तो ये फंगस है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं। चलो जी, ऐसे हेल्प करती है की, ये एक छोटी सी की बना के दिखाई है मैंने आपको, ताकि आप समझ सको की क्या होती है। तो बेसिकली ये एनालिटिकल है, इसमें हमें एनालिसिस करना पड़ता है भी जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है उसे आइडेंटिफाई करने पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में एक पर्टिकुलर किस कैटेगरी में वो फॉल करेगा, उसे आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। और ये वाली हमने बोला जो की है, इसमें ज्यादातर जो करेक्टर्स हैं, जनरली करेक्टर्स आर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। जनरली का मतलब, इसका मतलब कि किसी और तरीके की भी होती है, अगर एनसीईआरटी ने लिखा है भी जनरली इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ की है जो हमने बनाई है। तो आपके सारे ऑर्गेनिज्म देखो ग्रुप हो गए ना इन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेसिस पे, और आपको ब्रैकेट ने हेल्प की कौन सी डायरेक्शन में मूव करने।
दिस टाइप ऑफ की इज नोन एज ब्रैकेटेड की। ब्रैकेट आपको हेल्प कर रहा है ना अगली स्टेटमेंट तक जाने के लिए। इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ की। जनरली का मतलब, इसका मतलब की और तरीके की भी होती है। another type of another type of key is known as indented key। अब इंडेंटेड की में नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखे हुए हैं। मान के चलो एक बुकलेट है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब वो थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स जो बुक में लिखे हुए हैं, तो ये मान के चलो ये जो मार्कर्स हैं ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है। टेल प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे ईयर बिना प्रेजेंट है, थर्ड नंबर पे हेयर्स प्रेजेंट है, फोर्थ नंबर पे यंग वंस को बर्थ दे रहा है, ऐसे करेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब जो आपका न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो आपका न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। अब जो ये न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, आपने इसकी करेक्टराइजेशन की, क्योंकि जब भी हम टेक्सोनोमी करते हैं तो सबसे पहला काम डिस्क्रिप्शन और करेक्टराइजेशन है। अब आपने जो इसकी करेक्टराइजेशन की, मतलब इसके करेक्टर्स नोटिस किए, तो आपने इसमें से मिलाना शुरू कर दिए किस किस कौन कौन से करेक्टर्स इस की से इसके मैच करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये बोल दे कि भी देखिए ये वाले करेक्टर्स अगर आपका ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, तो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल करना चाहिए, या आपका ऑर्गेनिज्म ये वाला होगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडेंटेड की हेल्प से। तो इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स नहीं दिए हुए, इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स दिए हुए हैं, और बेसिकली इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है जो हमें गाइड कर रहा है किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें हमने जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स हैं कंपेयर करने हैं, जो करेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। और बेसिकली जब हम उन करेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में हमें पता लग जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में फॉल करता है। इज दिस क्लियर? इसे बोल देते हैं इंटेंडेड की। अब इसकी डिटेल नहीं पढ़नी हमने, बस इतना पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है भी जनरली जो कीज हैं वो उसमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होता है जिसे कपलेट बोलते हैं, जिसकी हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं, और लीड के सामने ब्रैकेट होता है जो हमें गाइड करता है नेक्स्ट कौन से करेक्टर पे जाना है। जनरली के कारण मैंने बताया, इसका मतलब किसी और तरीके की भी की होती है, और दिस की इज नोन एज इंडेंटेड की। अब इसकी डिटेल नहीं पढ़नी, आप बुक्स देखोगे, बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है, ठीक है, बट हमें वही करना है जो एग्जामिनर की डिमांड है। उसकी डिमांड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ आवर सिलेबस। लो जी, की समझ आ गई। इसके बाद हमने नोटिस किया डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स विच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहली बुक आ जाती है फ्लोरा। अब इन जनरल जो 10th क्लास है हम उसमें भी वर्ड यूज करते थे फ्लोरा एंड फाउना, तो ये ज्योग्राफी में भी यूज होते हैं। जो ये वर्ड्स हैं ये बायो में भी यूज होते हैं। तो हम यूजुअली बोल देते हैं फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फाउना का मतलब एनिमल्स। फ्लोरा फ्लावर है ना, फ्लोरल प्लांट्स, बट थोड़ा सा फर्क है। अब +1 में हम ये बोलेंगे जो फ्लोरा है, दीज आर द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, नॉट ओनली प्लांट्स। फ्लोरा
इसका मतलब जो फ्लोरा है ये एक सॉर्ट ऑफ एक बुक है, जिस बुक में हमें रेफरेंस मिल रहा है प्लांट्स का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होते हैं। तो जो ये बुक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? दिस बुक tells us habitat, habitat distribution of plants. Particular area. Roxburghs. Flora indica. Flora British India. By J.D. Hooker. Flora of Delhi. By P. Maheshwari. अब देखो जो ये बुक्स हैं, रोक्सबर्ग्स, फ्लोरा इंडिका। अब ये रोक्सबर्ग कौन है? ये वैसे तो एक सर्जन थे, बट इन्हें प्लांट्स के साथ भी बहुत प्यार था। तो उस केस में इन्होंने इंडिया में काफ़ी प्लांट्स हैं जो, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। तो जो रोक्सबर्ग है तो ये अंग्रेज हैं, लेकिन इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। देखो यार, सर्जरी भी कर रहे हैं, प्लांट्स को भी स्टडी कर रहे हैं। तो जो ये रोक्सबर्ग्स फ्लोरा इंडिका है, ये बेसिकली इंडिया में जो ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, बेसिकली उनका हैबिटेट, वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं, वो किस किस एरिया में मिलेंगे, किस किस एरिया में अगर आप जाओगे, जैसे मान के चलो आप पंजाब से राजस्थान की तरफ जा रहे हो, आप पंजाब से लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हो, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्या वो बढ़ेंगे, क्या वो घटेंगे, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, ये पता लगेगा हमें फ्लोरा से। तभी हम इन जनरल बोल देते हैं इट इज द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो बात क्लियर हुई। अब फ्लोरा के बाद सेकेंड टाइप ऑफ बुक, second type of book is a manual. Manual is a handy book. हैंडी बुक। अब आपने मैनुअल वर्ड वैसे भी पढ़ा होगा, जब हम नया मोबाइल लेके आते हैं, नया लैपटॉप लेके आते हैं, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेके आते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से एक बुकलेट निकलती है। जो वो बुकलेट निकलती है उस पे लिखा होता है यूजर्स मैनुअल। यूजर्स मैनुअल
वो जो यूजर्स मैनुअल है उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये करो, ये मत करो। तो सिमिलर वे में जो ये मैनुअल है ये भी एक इंस्ट्रक्शन बुक है। हैंडी बुक का मतलब आप हाथ में रख सकते हो, ऐसे नहीं है ये बहुत बड़ी किताब है। ये एक छोटी सी किताब है, जो ये छोटी सी किताब है इसे आप अपने हाथ में रख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो ये किताब आपको इंस्ट्रक्शंस देती है। इंस्ट्रक्शंस किस चीज की देती है? ये जो बायोलॉजिकल मैनुअल बुक्स हैं ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाले स्पीशीज हैं, प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं, उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसमें हेल्प कर रही है मैनुअल। इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। This book gives us instructions or information how to identify species of particular area. लो जी, ये आप पैदा हुए इंडिया में, आपने यहाँ प्लस टू की, प्लस टू करने के बाद आपको लगा यार छोड़ो, फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा चलते हैं। अब आप इंडिया से चले गए कनाडा। जब आप कनाडा जाओगे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी साइंस, साइंस तो यही रहेगी, कोई वहाँ पे जाके साइंस उड़ना थोड़ी शुरू कर देगी, साइंस विल रिमेन से। अब जब आप वहाँ पे जाओगे, अगर आप में कैलिबर है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो बेसिकली वो जो लोग हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के, दे विल रिकॉग्नाइज दैट यू हैव कैलिबर। अगर उन्हें लगा भी हाँ इस बंदे में कैलिबर है, तो उस केस में वो आपको जो रिसर्च टीम्स हैं उनमें ले लेंगे। तो आपको तो पता नहीं जो कैनेडा है उसका, उसके पर्टिकुलर जो स्पीशीज ग्रो हो रहे हैं उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करने, तो उस केस में आपको मिलेगा मैनुअल ऑफ कैनेडा। कैनेडा, तो जो ये मैनुअल है, इस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, डायग्राम्स दी होंगी, पिक्चर्स दी होंगी उन पर्टिकुलर कनाडा में ग्रो होने वाले प्लांट्स की, ताकि इस बुक के हेल्प से आप वो पर्टिकुलर लाइव प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सको, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सको जो कनाडा में ग्रो हो रही हैं। तो ये फायदा है मैनुअल का। हैंडी बुक है, आप हाथ में रख रहे हो और कनाडा के जंगलों में घूम रहे हो, आप जंगलों में घूम रहे हो तो घूमते घूमते बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर प्लांट नजर आया। तब जब आपको वो प्लांट नजर आया तो आपने यूजुअल मैनुअल खोली, तो यूजुअल मैनुअल में उसने बताया इसकी इसकी स्टेम देखो कैसी है, इसकी रूट देखो कैसी है, उसके करेक्टर्स दिखे दिए हुए हैं उसने, उसके करेक्टर्स को आप रिकॉग्नाइज करोगे, कंपेयर करोगे, उसकी जो पिक्चर्स दी हुई हैं, फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, डायग्राम्स दी हुई हैं उस पर्टिकुलर लाइव प्लांट के साथ, वैसे आप आइडेंटिफाई कर जाओगे स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो हो रही है। तो ऐसी किताबों को हम मैनुअल बोल देते हैं। मतलब आपको ये प्रैक्टिकल बनाती है, मैनुअल मेक्स यू प्रैक्टिकल। अब जी फ्लोरा समझ आ गया? फ्लोरा क्या है? एक ऐसी बुक जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, वो प्लांट्स किस हैबिटेट में ग्रो हो रहे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। और मैनुअल ये एक हैंडी इंस्ट्रक्शन बुक है
जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज ग्रो हो रही हैं उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं, वो होगी मैनुअल। एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना जब, या कुछ पर्टिकुलर बुक्स पढ़ते हैं, तो ये चीजें सेम ही लगती हैं, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे दिमाग में रखो। फ्लोरा, प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, फाउना, एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स या पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स क्या पता लग रहा है कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और दूसरे नंबर पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम हो रहे हैं। और मैनुअल, मैनुअल हैंडी बुक है, हाथ में लेके घूम रहे हो, हाथ में लेके घूम रहे हो, सामने एक प्लांट आ गया, खोला मैनुअल, कंपेयर करना शुरू किया, अच्छा इसके लीफ ऐसे हैं, अच्छा इसकी फोटो, जो फोटो दी हुई है मैनुअल में वो इससे मैच कर रही है, अच्छा ये वाला प्लांट है अकेसिया अरेबिया, इसे बोलते हैं बबूल का प्लांट, वैसे हेल्प कर रही है। इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर एरिया, कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसे आइडेंटिफाई करें जो पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज ग्रो हो रही है। थर्ड नंबर पे आ गया फ्लोरा मैनुअल। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ, अब देखो नाम है जी मोनोग्राफ, मोनो का मतलब तो बार बार आ रहा है ना, सिंगल, ग्राफ का मतलब रिप्रेजेंटेशन। बार बार जिक्र आ रहा है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, KPC ऑफ गस। किंगडम, फाइलम और डिवीजन प्लांट्स के केस में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। जो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं इसमें एक कैटेगरी किंगडम होगी, दूसरी फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब जो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में एक कैटेगरी या उस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले रियल ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोन की इंफॉर्मेशन देने वाली बुक को हम क्या बोल देते हैं, मोनोग्राफ। This book contains the information. This book contains the information of only single category or taxon. मतलब फैमिली की बात कर रही है तो सिर्फ फैमिली की बात कर रही है, क्लास की बात कर रही है तो सिर्फ क्लास की बात कर रही है, ऑर्डर की बात कर रही है तो सिर्फ ऑर्डर की बात कर रही है। आप मार्केट गए, आपको क्लासिफिकेशन की एक बुक नजर आई सामने, बुक सेलर की शेल्फ में पड़ी है, और उस बुक पे लिखा हुआ है फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ ऑफ सोलेनेसी फैमिली। इसका मतलब अगर आप इस किताब को खोलोगे तो इस किताब में आपको सिर्फ किसका रेफरेंस मिलने वाला है, सोलेनेसी फैमिली का। मतलब ना ये बात करेगी किंगडम की, ना ये बात करेगी किसी और चीज की, ये सिर्फ उन करेक्टर्स की बात करेगी जो करेक्टर्स किस लेवल पे आते हैं, फैमिली कैटेगरी लेवल पे। और सोलेनेसी क्या हो गया, सोलेनेसी टेक्सोन हो गया। तो इसे बोल देते हैं मोनोग्राफ, एक ऐसी किताब जिसमें ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से सिर्फ एक कैटेगरी या टेक्सोन को डिस्कस किया गया है, दैट इज नोन एज मोनोग्राफ। समझ आ गई बात। अब जैसे एक बुक है, वो उस पे लिखा हुआ है होमोसेपियंस, एंड होमोसेपियंस इज अवर स्पीशीज। इसका मतलब वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में सिर्फ हमारी स्पीशीज की बात कर रही है, तो उस बुक को आप क्या बोल दोगे,
मोनोग्राफ। इसके बाद एक बुक और है कैटलॉग। कैटलॉग, अब ये भी बड़ा सिंपल वर्ड है और इंग्लिश में भी यूज करते हैं हम कैटलॉग। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे जब मैं छोटा था तो उस टाइम नेटफ्लिक्स नहीं होता था और हमारे घर डिश भी नहीं था, केबल भी नहीं लगी हुई थी। तो हम कभी कभी महीने में एक बार सीडीज की दुकान पे जाते थे। आपके मम्मी पापा को पता होगा, आपने वो शॉप्स नहीं देखी, आपके टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो चुका है बिजनेस। तो जब उनकी शॉप्स पे जाते थे तो हम बोलते थे यार आज मुझे साइंस फिक्शन देखने का मन है। तो बेसिकली जो वो सीडी बेचने वाला दुकानदार है वो एक किताब निकालता था, तो उस किताब के बाहर लिखा होता था साइंस फिक्शन मूवीज। तो हम उसका पेज निकालते थे। जब फर्स्ट पेज निकालते थे तो उस पेज पे अल्फाबेटिकली मूवीज का नाम दिया होता था। जैसे डिक्शनरी में नाम दिए होते हैं ना, पहले ए फिर बी फिर सी, वैसे अल्फाबेटिकल बेटिकल ऑर्डर में मूवीज का नाम दिया होता था। और उस मूवी की हल्की सी डिस्क्रिप्शन, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए उस मूवी के बारे में। इसमें स्टारिंग क्या है, इसमें हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, इसका प्लॉट क्या है, जो ये मूवी है जो साइंस फिक्शन है ये किसे प्रेजेंट कर रही है, ग्रेविटी को, क्या ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही है। तो उसका हल्का सा प्लॉट भी, ताकि सामने वाले को पता लग जाए हाँ इस मूवी को देखूंगा तो मुझे ग्रेविटी के बारे में डिटेल पता चलेगी। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल कैटालॉग होते हैं। अब मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया है, पंजाब की बात करते हैं। तो जो पंजाब है इसमें जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज ग्रो हो रही हैं, पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज ग्रो हो रही हैं, तो जो ये प्लांट स्पीशीज हैं, इन प्लांट स्पीशीज को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे विद माइनर डिस्क्रिप्शन। सो कैटलॉग क्या हो गया, कैटलॉग। जैसे पंजाब में पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज जो ग्रो हो रही हैं, उन प्लांट स्पीशीज को हम जानना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी जैसी बुक बना ली। ए से कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, बी से कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, सी से कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, और सारे प्लांट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। जब अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो साथ में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी, ताकि थोड़ा बहुत हम उस प्लांट के बारे में जान पाए। तो इन्हें बोल देते हैं हम बायोलॉजिकल कैटलॉग्स। लो जी, ऑफिशियली तो बेटा ये कभी भी नहीं बोला जा सकता भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि नई चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। तो पर हम ये बोल सकते हैं हमने इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सामने छोटी छोटी चीजें आती जाएंगी। जैसे हमने देखा इस चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने लाइफ डिस्कस की, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने डिस्कस की इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपना जो सेकंड चैप्टर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे ये चीजें
हमें इंटरेस्टिंग फील होती जाएंगी क्योंकि हमारे बेसिक्स उस चीज में बनने शुरू हो गए हैं। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जब ये हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली हमें पता लगेगा क्लासिफिकेशन किस किस तरह की होती है, क्लासिफिकेशन कैसे की जा रही है, जो हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो कौन सी है। तो फिर आएगा आगे किंगडम प्लांटी, फिर आएगा आगे किंगडम एनिमिलिया। तो ये फर्स्ट यूनिट में हमने मेनली डिस्कस करनी है क्लासिफिकेशन। और जैसे जैसे हम द लिविंग वर्ल्ड से एनिमिलिया की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे जो चैप्टर्स हैं वो और बेटर होते जाएंगे। तो फिलहाल जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये हमने पूरी परफेक्शन के साथ डिस्कस किया है, पर अभी भी इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नजर आती जाएंगी, बट वी विल डिस्कस दैट। आप मुझे वो व्हाट्सएप कीजिए, तब डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर तो आपको क्लियर ही है। ये नंबर है। और मैं एक बार आपको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ, जो अपना चैनल है इसकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी चल रही है और लोग इसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर योर लव।